10-15 सेकंड की बात है, फिर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लगभग ये अभी तक 40 मिनट्स हो चुका है और लगभग लगभग ये वीडियो 2 आवर्स के आसपास का होगा, तो पूरा कवर कर लेंगे। अगर थोड़ा अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको 2 पार्ट्स में डाल दूंगा। तो बस अभी ये आ गया, तब इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल 85 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो आप ये रिवीजन के एंगल से यूज़ कर रहे हैं तो अति उत्तम है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह भी मैं क्लियर करते हैं यहाँ पे आपको चला जाऊँगा। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएम टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड है। अब जीएम टेक्नोलॉजी तो एक है यहाँ पे। अब जीन एडिटिंग से काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में है। तो पहले आप जीएम क्रॉप्स वगैरह के बारे में देख लीजिए, क्या क्या फ़ायदा होता है कि आपका पेस्ट रेसिस्टेंट हो सकता है, ड्रॉट रेसिस्टेंट हो सकता है आपका, और उसके अलावा और क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा लेट से आप जैसे गोल्डन राइस होता है जिसमें आप फोर्टिफिकेशन कर देते हैं विटामिन ए के साथ। एक फ्लेवर सेवर नाम का टोमेटो होता है जिसमें सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यील्ड वगैरह भी बढ़ जाती है, जैसे आप बीटी कॉटन में बढ़ गई है, जीएम मस्टर्ड वगैरह में बढ़ जाएगी। ये सब फ़ायदा है। प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, अगर जीएम फूड है तो अब हेल्थ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है फूड क्रॉप से, अगर तो इन्वायरमेंट पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि एवरलास्टिंग सॉल्यूशन होता है। अब देखा गया था पंजाब में इवन जो बीटी कॉटन यूज़ किए थे तो एक पिंक बॉलवर्म का अटैक हुआ था, तो वो उस केस में पेस्ट रेसिस्टेंट नहीं था, तो सारे अटैक को नहीं झेल पाता। ऐसा नहीं है फुल प्रूफ सॉल्यूशन होता है जीएम आपका क्रॉप्स। उसके अलावा भी जैसे फार्मर्स इसमें जीएम क्रॉप्स में जनरली करते क्या, सीड जो होता है ना वो स्टेराइल हो जाता है, वो आपका इनफर्टाइल हो जाता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी वगैरह, तो बार बार सीड खरीदना पड़ता है, तो वो कॉस्टली होता है, तो काफ़ी कंपनीज़ का बेनिफिट होता है और फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं। तो ये सब इशूज़ होते हैं। अब है क्या कि अब इसमें एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलते हैं इन्वायरमेंट में कि अगर जब तक 100% पता नहीं है कि वो सेफ़ है तब तक नहीं यूज़ करो इसको। तो यही गवर्नमेंट यूज़ करती है, सिर्फ फूड क्रॉप्स में स्पेशली जनरली आपको क्लिनिकल ट्रायल नहीं मिलता है, नहीं तो फाइनल यूज़ ऑथराइजेशन नहीं मिल पाता है, यही प्रॉब्लम होती है। और इंडिया में क्या है कि एक रूल्स 1989 है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जिसके तहत जियाक नाम की बॉडी बनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो देखती है जीएम क्रॉप्स से रिलेटेड चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी जीएम क्रॉप्स से रिलेटेड, कंप्रिहेंसिवली कवर कर ली। उसके अलावा आप जीनोम एडिटिंग के बारे में देखिए, जो जीनोम एडिटिंग के बारे में क्या क्या चीज़ न्यूज़ में, कहाँ जीन एडिटिंग आपकी होती है, जीन एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड। फिर एक जो इन्वायरमेंट जो आपका कन्वेंशन है कौन सा है, कार्टेजना है, बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक क्रिस्पर कैस9 है, 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर उसके अलावा ये कुछ खास नहीं है। ये आपका एक एसडीएन है, साइट न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस है, वो भी देखेंगे। उसके अलावा जीएम क्रॉप्स तो आपको पता ही है। उसके अलावा अभी एक कार टी सेल थेरेपी है जो भी जीन एडिटिंग थेरेपी है। तो जीएम क्रॉप्स देख लिए, एसडीएन को, कार टी सेल थेरेपी को, और क्रिस्पर कैस9 को हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। अब जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं लगभगली रिस्पॉन्सिबल, तो ये सब देख सकते हैं कुछ कुछ एरियाज में। अगर जीएम क्रॉप से रिलेटेड कुछ डिजास्टर आ जाए तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फूड सेफ्टी से रिलेटेड ये है, ये आपका प्लांट वैराइटीज़ को जनरेट करने से रिलेटेड लॉ है, सीड से रिलेटेड लॉ। तो सब डायरेक्टली कहीं जीएम क्रॉप्स का मेंशन नहीं हुआ कुछ कुछ में, लेकिन हाँ ये सब लॉज को यूज़ किया जा सकता है। अब जीएम क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं कि 2022 में क्या ना कि एक नई गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर द सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स। ये डीबीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको इशू किया है और फाइनली नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, ठीक है। अब SDN1-2 आने वाले टाइम में यहाँ पे देखेंगे। एक रूल्स 1989 है जिसके तहत जियाक बॉडी बनी थी। अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जो डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, उसमें 3 डिपार्टमेंट्स है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR, एक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और एक आपका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आप जो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं तो वो किस किस डिपार्टमेंट में आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका स्पेस है, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। फिर आपका एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद एक आप आता है बायोटेक्नोलॉजी, उसको कौन देखता है, DBT, ठीक है। फिर आपका एक IT आता है, वो आपको कौन देखता है, MIET मिनिस्ट्री देखती है। फिर आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी कौन देखता है, आपका DST देखता है। फिर आपका एक डिफेंस आता है, डिफेंस कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेगा।
ठीक है। रोबोटिक्स थोड़ा सा ये डीएसटी भी देख लेता है, कभी कभी मेटी भी देख लेता है, क्योंकि साइबर फिजिकल सिस्टम्स का जो है वो मेटी लॉन्च किया है, तो बोल सकते हैं ज़्यादा मेटी से रिलेटेड है। और फिर क्लियरली कुछ डिमार्केटेड नहीं है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो है, एनर्जी एफिशिएंसी की बात मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखता है, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी देखती है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स। आप एक कंप्रिहेंसिव अगर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई साइंस इनोवेशन पॉलिसी बनानी है, या फिर टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट है आपका, एक है 2035 का, तो वो सब में सारे इन डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद ये जो रूल्स 1989 है जिसके तहत हम जीएम क्रॉप्स को गवर्न करते हैं, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है, जिसके तहत एक जियाक बॉडी भी बनी थी। बीटी कॉटन जीएम क्रॉप है, ठीक है। ये बीटी जीन लिया गया था बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से, 2002 में इसको अप्रूवल मिला था, ठीक है। उसके अलावा अब दूसरी जीन एडिटिंग के बारे में अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। जियाक बॉडी जो बनी है, ठीक है, 24 मेंबर बॉडी, स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी एमओएफसीसी में इसको चेयर करता है, ना कि एनवायरमेंट मिनिस्टर करते हैं। तो बस ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। और ये जो अभी DMH धारा मस्टर्ड जो न्यूज़ में था DMH-11, तो ये जो बनाया गया ना, ये एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, और ये हाई यील्डिंग है। अभी कुछ और दे दिया था, एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया, तो ये ऑलरेडी इस पर सवाल आ चुका है 2017 या 2018 के प्रीलिम्स में, शायद 18 के प्रीलिम्स में आया है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं SDN टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये लेट से आपका जीन है, ठीक है, इसको हम ब्रेक कर दिए, 2 पार्ट में बट गया, ठीक है, उसके बाद में फिर फर्दर कॉम्बाइन वगैरह भी कर लेगा, और बीच में हम कुछ दूसरा जीन वगैरह भी डाल सकते हैं, यही करते हैं। एक जीन है उसको ब्रेक कर देंगे, 2 पार्ट में बट जाएगा, फिर बीच में कुछ हम दूसरा जीन डालेंगे, फिर फाइनली उसको जोड़ देंगे। तो यही फाइनली होती है जीन एडिटिंग में। तो SDN1 और SDN2 में क्या होता है ना, तो बीच में जो जीन जोड़े हैं ना, वो लेट से हम अपनी जीन एडिटिंग अगर कर रहे हैं अपने बॉडी में, किसी पर्टिकुलर जीन को हम एडिट कर रहे हैं, तो बीच में जो जीन डाल रहे हैं वो भी मेरे बॉडी से ही आया है, कोई हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। SDN1 और SDN2 में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, SDN3 में बस फॉरेन जीन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और 1 और 2 में ज़्यादा डिफरेंस क्या है, बहुत टेक्निकल डिफरेंस है, उतना आपको नहीं पता होना चाहिए। SDN का आपको फुल फॉर्म बस पता ना होना चाहिए, बस उतना ही है तो वो काफ़ी है, कि साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। अब ये क्या साइट डायरेक्टेड क्यों, क्योंकि यहीं पे कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, फिर कुछ नया चीज़ इंसर्ट कर रहा है, नया न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियस को इंसर्ट कर रहा है, तो इसलिए SDN बोलते हैं साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। तो अब SDN1, SDN2, SDN3, अब ये सब वर्ड्स अगर लिखोगे ना जीन एडिटिंग के सवाल में, SDN1, SDN2, SDN3, CRISPR-Cas9, या फिर लेट से CAR T सेल थेरेपी, GM क्रॉप्स, तो लगेगा कि हाँ आपको पता है, ठीक है। उसके अलावा CRISPR-Cas9 में क्या होता है ना, हाँ, SDN1 एंड SDN2 डू नॉट प्रोड्यूस new plant varieties that fall under the scope of GMO legislation, ठीक है। देखिए, depending on the nature of it, the process divided into 3 categories. Both SDN1 and 2 do not involve alien genetic material and the result is indistinguishable, ठीक है। एलियन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन 3 में SDN3 में एलियन जेनेटिक मटेरियल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। CRISPR-Cas9 में क्या होता है बेसिकली, 2020 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज में अब मिल चुका है। CRISPR का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये जो Cas9 एक तरह का प्रोटीन, एक तरह का राइबोसोम है, ठीक है, जो मोलिकुलर सीजर का काम करता है। जैसे ये जीन है ना, तो इसको जो काटेगा ना वही Cas9 काटेगा। अब काटने के बाद एक DNA इंसर्ट करना होगा, तो आपको 3 चीज़ चाहिए बेसिकली। जो काटने के लिए सीजर, तो वो Cas9 है, मोलिकुलर सीजर है। DNA जो आपको इंट्रोड्यूस करना है, और एक गाइड RNA जो ये सीजर को लेके जाएगा उस पर्टिकुलर साइट पे जो कटना है, तो वो एक गाइड का तो काम करना चाहिए, तो एक गाइड RNA होता है। तो ये 3 चीज़ होती है, गाइड RNA, Cas9 और DNA, CRISPR-Cas9 टेक्निक में। और इसको 2020 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। अब ये सब टेक्नोलॉजीज हो गई। GM क्रॉप्स बता दिया, SDN1, 2, 3 बता दिया, CRISPR-Cas9 बता दिया, CAR T सेल थेरेपी मैं आपको बता दूंगा। अब ये सब का दिक्कत क्या होती है, जैसे स्टेम सेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इशूज़ क्या क्या है। आप डिज़ाइनर बेबी वगैरह बना सकते हो, या फिर उसमें तो ट्यूमर्स वगैरह भी जनरेट हो जाता है। इसमें भी क्या कंसर्न है, आप डिज़ाइनर बेबीज़ वगैरह बना लोगे। अब बात बाकी तो हाई कॉस्ट है, अभी नेसेंट स्टेज में, वो सब तो ठीक है, ठीक है।
उसके अलावा कार टी सेल थेरेपी क्या है? अब ये क्या है ना, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया है जीन एडिटिंग को। ठीक है, करेंगे क्या इसमें कि टी सेल क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए टी सेल होता है, एक बी सेल होता है, दोनों वाई आपका WBCs है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है इनेट होता है, एक्वायर्ड होता है। जो एक्वायर्ड होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है आपका। अब बी और टी सेल्स दोनों को हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। दोनों आपका तरह का एक WBCs है जो आपको इम्यून सिस्टम का सेल्स हो गया। बी सेल जो होता है ना वो फॉरेन बैक्टीरिया वायरस पे अटैक करता है। टी सेल होता है कि लेट से आपका बैक्टीरिया वायरस आपके सेल्स पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो वो सेल्स इन्फेक्टेड हो गया या कैंसरस हो गया, टी सेल आपके उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। दोनों का थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंस है, तो ये ठीक है। अब हो क्या रहा है, कैंसर में जो टी सेल है आपका कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब ये कार रिसेप्टर लगाने से की वजह से क्या होता है ना, आपको कैंसर का जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। लेट्स से ये कैंसरस सेल है, ठीक है, आपका ये जो टी सेल है ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। अब क्या करेंगे, तो इसमें इसी टी सेल में एक कार, इसको बोलते हैं कैरकोनोजेनिक एंटीजन रिसेप्टर, तो एक रिसेप्टर लगा देंगे। वो रिसेप्टर क्या करेगा कि एक प्रोटीन को बाइंड कर लेगा और वो प्रोटीन को इस कैंसर वाले सेल पे लेके चला जाएगा और ये प्रोटीन फिर इस कैंसर सेल पे चिपक जाएगा और फाइनली, अब ये तो फाइनली क्या टी सेल है, तो इस कैंसरस सेल को जो WBCs का काम होता है डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जीन एडिटिंग से कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इस चीज़ के बारे में स्टेम सेल थेरेपी से बताया था मैंने, कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कैसे HIV का ट्रीटमेंट हुआ था। तो अब HIV का ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट, ये सब पॉसिबल किससे हो पा रहा है, जीन एडिटिंग से, स्टेम सेल थेरेपी वगैरह से। ये जो बी सेल और टी सेल दोनों लिम्फोसाइट है, एक्चुअली बोल देंगे मोनोसाइट है, नहीं, दोनों लिम्फोसाइट है। अब ये कार टी सेल जो थेरेपी होता है ना, ओनली वंस एडमिनिस्टर किया जाता है किसी भी पेशेंट को। अब ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? अब जैसे ये होता है ना, यहाँ पे आपका ये लेट से DNA है, तो DNA में काफ़ी बेस पेयर्स होते हैं, जो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब इसका जो क्या सीक्वेंसिंग होती है ना, वो काफ़ी अलग अलग होती है। क्या सीक्वेंस है, पहले AT है, फिर CG है, फिर CG आएगा, फिर हो सकता है AT आए, फिर AT आ जाए, क्या सीक्वेंसिंग है बेस पेयर्स की। तो इसी से जीन एक्सप्रेशन या जीनोम या जीन डिसाइड होता है। तो इसको स्टडी करना ही एक्चुअली जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। तो एक प्रोजेक्ट था पहले ह्यूमन जीनोम रीड, फिर आया ह्यूमन जीनोम राइट, और फिर इंडिया में एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था बायोटेक्नोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, फिर एक इंडिजन प्रोजेक्ट था जो CSIR का आया था। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसका क्या क्या काम होगा, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ सकते हैं, रेयर डिजीज़ को, जेनेटिक डिजीज़ को, जेनेटिक म्यूटेशन को, स्पेशली कोविड के जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह को पढ़ पाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, इंडिजन प्रोजेक्ट जो था ना वो एक्चुअली CSIR का था, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ये रिवर्स करके दिया जा सकता है प्रीलिम्स के सवाल में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, रीड राइट, ये सब पता ही आपको। जीनोमिक सर्वेलेंस क्या करते हैं बेसिकली, ये वैसे कोविड वगैरह में कर रहा था, आपको पता है, मंकी पॉक्स वगैरह की भी करने की जरूरत है, ठीक है। अब इनसा का आपको पता है कि जीनोमिक सर्वेलेंस करने के लिए 50 लैबोरेटरीज का कंसोर्टियम था, जो अब कोविड का डिफरेंट स्ट्रेन्स आता था तो उसमें हम जीनोमिक सर्वेलेंस करते थे या फिर जीनोमिक सीक्वेंसिंग वगैरह करते थे। उसके अलावा क्लोनिंग, चाइना में रिसेंटली क्या किया है कि आर्टिक वुल्फ को क्लोन कर लिया है। अब क्लोनिंग से रिलेटेड आपको कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। 3 तरह की आपकी क्लोनिंग होती है, एक जीन DNA क्लोनिंग, एक आपकी होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, और एक आती होती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, उसको सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर भी बोलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि करते क्या उसमें। यहाँ पे लेट से कि आपका कोई एक DNA है, ये DNA था, ये होस्ट DNA था, इसमें कट किए, यहाँ पे इसको भी कट किए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये निकाल के इसमें डाल दिए, ये फाइनली ये DNA हो गया जो मेरे को चाहिए। यही DNA से लेट से इसी DNA का, इसी जीन का मेरे को चाहिए एक इंडिविजुअल जिसमें यही जीन दौड़ता हो। तो यहाँ पे क्या किए, एक हम फीमेल सिप लिए जिसके बॉडी सेल लिए, DNA एक्सट्रैक्ट किए, यही वाला DNA ये है, और दूसरे फीमेल सिप से क्या किए, एक सेल लिए, एक सेल जो अनफर्टिलाइज्ड है उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिए, और उसके न्यूक्लियस के जगह हम ये वाला DNA डाल दिए। तो अब जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, यहाँ पे इसमें क्या किया, ये एक सेल से न्यूक्लियस रिमूव कर दिए,
और इसमें ये वाला डीएनए डाल दिए। तो जब ये फर्टिलाइज होगा तो फिर फाइनली जो ये मिलेगा तो ये क्लोन होगा। क्लोन किसका होगा? जिसका डीएनए था, मतलब इसका ए का क्लोन होगा। तो इसी को बोलते हैं हम एक तरह से रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। अब क्लोनिंग ऐसा नहीं केवल ऑर्गेनिज्म का किया जाता है, वो सेल्स का भी, टिश्यूज का भी किया जा सकता है। जैसे हम कोई सेल लेंगे, उसका डीएनए लेंगे, बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है प्लाज्मिड, उसको हटा के हम वो वाला डीएनए उसमें डाल देंगे। उसका जब भी सेल डिवीजन वगैरह होगा तो वही क्लोन्स बढ़ते जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं जीन डीएनए क्लोनिंग। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वगैरह बनाने में, और फिर उस स्टेम सेल का क्या काम होगा? रीजनरेटिव मेडिसिन बनाने में। कोई सेल्स या टिश्यू डैमेज हो गए तो उसको रिपेयर करने में, तो उसको टिश्यू इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अब इस क्लोनिंग का क्या क्या यूज़ हो सकता है? आपको डिजीज़ को स्टडी करने में, कोई एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को रिक्रिएट करने में, या फिर लेट से मिल्क या मीट, जो ज़्यादा मिल्क या मीट प्रोड्यूस करता है वैसे लाइव स्टॉक को आप क्लोन कर सकते हैं। स्टेम सेल्स वगैरह भी आपको यहाँ से मिल सकता है। चाइना ने रिसेंटली आर्टिक वुल्फ को क्लोन किया था। तो बस ये चीज़ न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्या है, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ क्लोनिंग क्या क्या है, ठीक है। इशूज़ ऑफ क्लोनिंग, वही डिज़ाइनर बेबीज़ वगैरह बना सकते हैं। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ बना है? तो फरीदाबाद हरियाणा में बना है, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट ने अपने अप्रूव कर लिया जीन बैंक प्रोजेक्ट। नेशनल जीन बैंक जो प्लांट, हमारा जो है प्लांट ब्यूरो ऑफ, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा में है। और एनिमल जीन बैंक जो है, ये प्लांट जीन में, एनिमल जीन बैंक कहाँ पे? करनाल में। और इंडियन सीड बोर्ड कहाँ है? चांगला लद्दाख में। बोल देंगे वो हिमाचल प्रदेश में, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी से अगर आपको देखना होगा देख लीजिएगा, कोई खास काम नहीं का नहीं है। ये सब क्या होता है ना, ये लोग केवल हर मंथ में आपका साइंस रिपोर्टर आता है, उसमें बहुत बाहियात आर्टिकल, बाहियात इन सेंस कि ठीक है वो रिसर्च हो रही है वो सही, आपकी यूपीएससी के एंगल से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग भी ये लोग चेपते हैं, ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं है यूपीएससी को। अगर पूछ भी लेगा तो भाई साहब आपको याद नहीं रहने वाला, वो ऑन द स्पॉट आपको स्मार्ट गेस वर्क से ही सॉल्व करना है। अब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, एक पॉलिसी आ गई है। तो बस पॉलिसी में एक कमेटी बनेगी, जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी। बस आपको बस ये पता है काफ़ी है, 2022 की पॉलिसी इतना ही पता है काफ़ी है, और बाद बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी है, वो 2022 की ड्राफ्ट पॉलिसी है, ठीक है। बस आपको इतना ही पता है, वो ड्राफ्ट है तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं 5G के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 5G का आपको पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ आप ये अगर देख लेंगे ना, ये बॉक्स अगर आप देख लिए और साथ में आप ये स्पेक्ट्रम देख लेंगे, तो आपको पूरा 5G समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5G की वजह से क्या होगा कि ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बर्ड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई साहब 5G जो काम करता है ना, ये रेडियो वेव्स पे करता है। यहाँ पे पहले आपका रेडियो वेव्स होती है, फिर वेवलेंथ अगर आपका कम होगा तो आपका वो माइक्रोवेव्स होगा, फिर और कम होगा तो इंफ्रा वेव्स होगा, और कम होगा तो विजिबल लाइट होगा, और कम होगा तो अल्ट्रावायलेट होगा, और कम होगा तो एक्सरे होगा, और कम होगा तो गामा रे होगा। यहाँ वेवलेंथ कम होते जाता है और एनर्जी बढ़ते जाता है इस डायरेक्शन में। ये आयनाइजिंग होती है, यहाँ प्रॉब्लम होती है बर्ड्स को और ह्यूमंस को। और 5G ये रेडियो वेव पे काम करता है। 5G 4G 3G सब आपका रेडियो वेव पे काम करता है। रेडियो टैक्सी वगैरह, RFID वगैरह, आपका ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह सब रेडियो वेव से काम करता है। कम्युनिकेशन आपका रेडियो वेव्स पे ही होता है। एक्सरे पे इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी स्कैटरिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो टेबल है ना, बस ये देख लीजिएगा। तो एक कंपैरिजन, जब भी अगर 5G पे मेंस पे सवाल आएगा ना, अब ये टेबल बना देंगे ना, तो अल्टीमेट आंसर होगा। ऐसे ही आपको +1 या +2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए, और इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आ भी जाए। 5G का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे देख लीजिए लैटेंसी। लैटेंसी क्या होता है कि जैसे आप कोई सिग्नल भेजते हैं और दूसरे साइड रिसीव जो होता है ना, तो एक टाइम गैप होता है, वो टाइम गैप को हम लैटेंसी कहते हैं। तो लैटेंसी कम है। पहले आप देखेंगे 3G में तो 100 से 150 मिली सेकेंड था, 4G में आपको 20 से 30 मिली सेकेंड है, 5G में आपका लेस देन 10 मिली सेकेंड है, और 6G में तो लेस देन 1 मिली सेकेंड होगा, सॉरी लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड होगा, ठीक है। और स्पीड देखेंगे तो यहाँ देखते जाइए। एक्चुअली स्पीड जो है ना, इधर थोड़ा गलत लिखा है, ये एक्चुअली स्पीड है 2 Mbps 200 Mbps, यहाँ पे 1 Gbps है 5G में, 1 Tbps है किसमें, 6G में, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट ईयर था। और बैंडविड्थ आपको पता होना चाहिए 5G का, वो है 1 to 100 GHz,
तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया। फ़ायदा क्या क्या है? अब वेरियस कंट्रीज़, यूएस, यूके में काफ़ी कंट्रीज़, सिंगापुर वगैरह में, सियोल वगैरह में ऑलरेडी आ चुका है 5G। अब ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ है, एआई, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड एज कंप्यूटिंग हो गया, एआई वगैरह हो गया, वीआर, एआर वगैरह हो गया, तो अब हाई स्पीड इंटरनेट पे ही पॉसिबल है। तो वो सब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भी 5G इंडिया में चाहिए होगा। उसके अलावा डिजिटल पेनिट्रेशन, अब डिजिटल इकोनॉमी भी अब बेसिकली डिजिटल पेनिट्रेशन पे बेस्ड है, तो 5G का तो इम्पॉर्टेंट रोल है ही। और उसके अलावा मेन इसका फ़ायदा क्या है कि लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है, 10 मिलीसेकंड से कम हो जाती है। पर मेजर इशू क्या है कि 5G का जो रेंज होता है ना, वो 2 to 5 किलोमीटर्स तक ही मैक्सिमम जा पाता है। तो रूरल एरियाज़ में ये उसको ले जाएँ तो बहुत डिफिकल्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होगा, जो वहाँ पे वो लोग पे नहीं कर पाएंगे, नहीं इवन सरकार के पास इतना पैसा होगा कि सब्सिडी के फॉर्म में वो रूरल एरियाज़ में पहुँचा पाए। तो अभी नियर टाइम में 10-20 साल में तो रूरल एरियाज़ में तो नहीं पहुँच रही है, शहर में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, तो 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास सरकार को मिले थे ऑक्शन से, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। एज कंप्यूटिंग में क्या होता है ना, जो प्रोसेसिंग होता है डेटा का, तो जहाँ डेटा जनरेट हो रहा है ना, तो उसी के पास होता है, और इवन सर्वर भी लोकल सर्वर होता है एज कंप्यूटिंग के केस में। अब एज कंप्यूटिंग आपका 5G के केस में पॉसिबल हो पाएगा काफ़ी ईजिली। ठीक है, बाद बाकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या क्या होता है? देखिए चीपर होता है, रिमोट लोकेशन में आप पहुँच से कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है, रीच भी बढ़ जाती है। उसके अलावा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट वगैरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में कौन, एक वन वे फैसिलिटी था जो आपका भारतीय एयरटेल का था। उसके अलावा स्टारलिंक प्रोजेक्ट है किसका, आपका इलोन मस्क का। प्रोजेक्ट लून जो था, बैलून्स के थ्रू देंगे इंटरनेट, वो गूगल का था। पीएम वानी जो स्कीम है ना, तो ये पब्लिक वाईफाई फैसिलिटी देने से रिलेटेड है, ठीक है। रेलटेल रेलवे का वाईफाई है। स्प्लिंटर नेट क्या है कि जैसे अब रसिया क्या कर रहा है कि कट ऑफ होना चाह रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इंटरनेट से। जैसे चाइना भी यूज़ करता है ना ग्रेट फायरवॉल, तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है चाइना को नहीं पता चलता है, चाइना की चीज़ बाहर नहीं पता चलती है, तो एक तरह से फ्रैक्चर हो जाता है आपका इंटरनेट फैसिलिटी। तो उसी चीज़ को स्प्लिंटर नेट कहते हैं कि स्प्लिंटर हो जाएगा इंटरनेट, अब वो फायरवॉल की वजह से हो पाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ने कुछ पहले अभी गाइडलाइंस लाई हैं आईटी एक्ट 2000 के तहत, कि आपको जो भी वीपीएन यूज़ करेंगे ना, तो उनका डेटा 5 साल तक आपको रखना पड़ेगा। अब ये सर्टिन ने ये गाइडलाइंस इशू किया है, ये मेटी मिनिस्ट्री के तहत बनाया है, और ये आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत कुछ गाइडलाइंस दिए गई है कि क्या करना है सर्टिन को। तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब वीपीएन में क्या होता है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, ये आपका डिवाइस है, ठीक है, इंटरनेट वीपीएन क्लाइंट है, लेट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वीपीएन सर्वर है, जो आपका सर्वर से आपका जो बात होगी ना, तो बीच में क्या होता है ना, वो इंक्रिप्शन कर देते हैं, तो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। कोई इंटरसेप्ट भी करेगा ना, तो पता नहीं चल पाएगा, डेटा लीकेज का चांस कम हो जाता है, तो इसलिए ये सिक्योर्ड भी है। और दूसरा है कि आपका जो आईपी एड्रेस है ना, तो उसको कॉन्सील कर देते हैं, तो इसलिए कि एनोनिमिटी भी आपको मिल जाती है इसकी वजह से, वीपीएन की वजह से। अब ये ठीक है, काफ़ी ईजी से चीज़ है, सरफेस वेव, डीप वेव, डार्क वेव, अब इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक डार्क वेव का एक नेटवर्क था, हाइड्रा नेटवर्क रसिया का, तो उसको जर्मनी ने शट डाउन कर दिया है, तो बस ठीक है। सरफेस वेव वो होता है जिसको जो सर्च इंजन है खोज पाता है, डीप वेव और डार्क वेव को नहीं खोज पाता है। अब डीप वेव और डार्क वेव में डिफरेंस क्या होता है कि डार्क वेव इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डीप वेव। ये होता है सरफेस वेव, ये हो गया आपका डीप वेव, और उसमें डार्क वेव एक उसका सबसेट हो गया। डार्क वेव क्या होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, इनक्रिप्टेड होता है, और इलीगल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जो मशीन्स के पास है सोचने की, डिसीजन मेकिंग की, कोई टास्क करने की अब क्षमता आ रही है, तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है ना, अब देखिए ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है आपका मशीन लर्निंग, और ये है आपका डीप लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एबिलिटी ऑफ मशीन टू डू टास्क और टू डू डिसीजन मेकिंग। मशीन लर्निंग क्या है कि इट इज स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज डेटा, तो डेट इज सबसेट ऑफ एआई। एमएल को आप रिलेट कर सकते हैं लगभग लगभग बिग डेटा से। और डीप लर्निंग इज ऑल्सो सबसेट ऑफ
ML, डीप लर्निंग में क्या होता है कि जैसे ML क्या है, दैट इज स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज डेटा। डीप लर्निंग इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज डेटा, लेकिन उसमें न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। जैसे हमारे इंसान में जैसे ब्रेन जो सोचता है तो ब्रेन का जैसा सिस्टम वर्क करता है ना, उसी तरह हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं डीप लर्निंग में। तो डीप लर्निंग इज दैट स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग दैट डील्स विद द क्रिएशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट डेटा और एनालाइज डेटा। अब एआई से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ है? अब एक तो आप मेन जो इशू है जॉब लॉस का, दूसरा इशू है आपका प्राइवेसी कंसर्न्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। और कहाँ कहाँ आपका यूज़ हो सकता है? ऑटोमोबाइल्स में ड्राइवरलेस कार्स वगैरह पता होगा। एजुकेशन में अब काफ़ी आप इंग्लिश बुक्स है उसको आपको डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, वर्निकुलर लैंग्वेज में आप मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर में अब जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह वगैरह जैसा डेटा आपको एआई या एमएल मशीन लर्निंग वगैरह से ही आप कर सकते हो। गवर्नमेंट, अब देखिए अब काफ़ी लोग टैक्सेस पे नहीं करते हैं, तो अब बहुत डेटा, फाइनेंशियल डेटा होता है, बैंक्स का होता है, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह का होता है, आपका टैक्स का आईटी रिटर्न्स का होता है, आप कुछ कुछ एसेट खरीदते हो, तो सबका डेटा को एनालाइज करोगे तभी गवर्नमेंट टारगेट कर पाएगी कि हाँ इसकी इतनी इनकम है और ये इनकम टैक्स नहीं पे कर पा रहा है। लेट्स से गेमिंग वगैरह में यूज़ होगा, VR AR वगैरह में भी यूज़ होगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन की बात चलती है, ठीक है। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो स्टीम इंजन पे बेस्ड था, इंग्लैंड में हुआ था, आपको पता ही होगा। सेकंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन ऑफ कार्स होता था ना फोर्ड के द्वारा, वहां से स्टार्ट हुआ था। थर्ड इंडस्ट्रियल वो हुआ था 1910 के आसपास, और 1960s के आसपास थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, दैट इज डिराइव्ड बाय इंटरनेट एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड रिवॉल्यूशन। और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो अभी बोल रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3D प्रिंटिंग, कुछ हद तक बायोटेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स वगैरह भी हैं, लेकिन मेन जो फोकस है वो एआई पे ही है। अब चैट जीपीटी बनाता है, चैट जीपीटी आपको पता ही होगा क्या काम करता है। अब इसमें मेन दो इशूज़ हैं, एक कि ये एक लैंग्वेज पे फोकस है, इंग्लिश पे। दूसरा है कि जो ये इन्फॉर्मेशन लाता है वो इंटरनेट से लाता है, इंटरनेट पे भी तो फेक डेटा वगैरह अवेलेबल है, तो फेक है कि ट्रू है तो उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा इजिली। तो ये एक इशू है, ये दो इशू है आपका चैट जीपीटी में, ठीक है। अब ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, प्रेजेंट चेयर इसका भी इंडिया है, 2020 में बना था। बस इतना ही काफ़ी है। रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एक मीटी के बीच में और इंटेल के बीच में कोलैबोरेशन है, ठीक है। 4D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग आपको पता ही होगा। 3D प्रिंटिंग से घाटा क्या है, गन्स वगैरह भी बना सकते हैं टेररिस्ट, इवन बिल्डिंग्स वगैरह भी बन सकती है, वो फ़ायदा है। और फिर क्या क्या है कि बायो इंक वगैरह यूज़ करके ह्यूमन ऑर्गन्स वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। 4D प्रिंटिंग में क्या है कि 3D प्रिंटिंग तो है ही है, साथ में विथ टाइम वो 3D प्रिंटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। अब उसमें करते क्या है, कुछ कुछ वैसे स्मार्ट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। उसमें क्या है ना कि अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, शेप चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो अब 3D मटेरियल्स बनते हैं, साथ में विथ टाइम उनका शेप चेंज होता है, डेट इज़ 4D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज़ में इसलिए क्योंकि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप आर्मी के साथ डील कर रहा है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का एक टूल है। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, अब ये आईडेक्स स्कीम के तहत, आईडेक्स क्या है, स्टार्टअप स्कीम है डिफेंस एक्सलेंस के लिए। अब क्वांटम कंप्यूटिंग मैं आपको बता चुका हूँ, क्वांटम कम्युनिकेशन में कैसे इसको यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि कोई आपको मैसेज भेजना है, लेट्स से ABC, ठीक है। तो अब ABC कोई इंटरसेप्ट मान लो भेजना है कि किसने श्याम का कत्ल किया, उसका आंसर लेट्स से राम है। तो अब A अगर B को भेजेगा तो ठीक है, बीच में कोई C इंटरसेप्ट भी तो कर लेगा, तो उसको पता चल जाएगा भाई साहब इसका आंसर तो राम है, राम ने किया ऐसा काम। तो अब इसको चेंज करना है, तो हम लेट से कर दिए +3, उसका की बना दिए, हमारा Q है तो RST हो गया, D हो गया, M है NOP हो गया, NOP हो गया, हाँ। अब ये सभी सी साइड वाला जो सवाल है, ठीक है। तो ये +3 उसका की हो गया। अब की AB को भेज देगा और फिर ये मैसेज भेज देगा TDP, और की भी भेज देगा तो B को पता चल जाएगा, अच्छा इसको डिक्रिप्ट करेगा TDP को, जैसे आप सीसेट में करते हैं, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये राम ने किया था। अब ये इतना भी इजी नहीं होता, ये +3 तो हर किसी को पता है। तो अब इसको एक्चुअली राम को न्यूमरल में कन्वर्ट किया जाता है, न्यूमरल को भी एक बहुत बड़े प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, लाइक 2 to the power 2 2 6 4 - 1, इतना बड़ा एक्चुअली में की होता है। तो फिर भी मतलब ये अगर की पता चल गया तो आपको आराम से मैसेज मिल जाएगा।
इसको थोड़ा सा आपको और इजीली बता ही देता हूँ, मतलब ये चीज़ थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में, मेंस में भी तो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अब जैसे मान लीजिए क्या है कि अब आपको मैसेज भेजना है ए से बी को, राम ने मारा, ठीक है। अब राम को कन्वर्ट करेंगे तो आर का लेट से कोड है 1, ए का कोड है लेट से 6 और एम का कोड है 5। ये कोड ए बी को पहले बता देगा, ठीक है। तो अब बी पूछेगा किसने मारा श्याम को, तो राम नहीं बोलेगा, बोलेगा 165, ठीक है। अब 165 बोलेगा तो ठीक है, तो इजी हो गया। अब इसी 165 को क्या करेंगे ना, लेट से 2 to the power 11 - 1 इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काफ़ी बड़ा नंबर होगा। कोई भी अगर लेट से बीच में ए और बी का मैसेज इंटरसेप्ट कर लेगा ना, तो देख के चकरा जाएगा। लेकिन बी को की पता होगी कि ये की है, जो मैसेज है उसको पहले इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद छोटा नंबर आएगा 165, जो आसानी से पता चल जाएगा और राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि R1 R है, 6 A है और 5 M है। तो ये की को, जैसे ए और बी के बीच में कोई सी मैसेज को इंटरसेप्ट करे और की को भी इंटरसेप्ट कर दे कन्वेंशनल कम्युनिकेशन में, तो दिक्कत हो सकती है, इंटरसेप्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। लेकिन क्वांटम इंक्रिप्शन में क्या होता है ना कि नहीं पॉसिबल हो पाता है। क्वांटम इंक्रिप्शन में करते क्या है कि नॉर्मल मैसेज तो भेजेंगे ही, नॉर्मल मैसेज, जैसे अब आंसर राम है, राम को क्या है, तो राम का है कि 165, ठीक है। अब 165, ठीक है, तो मैसेज वो तो भेजेंगे ही, लेकिन साथ में एक आपको जो की है जो भेजना है ना, की के बिना तो आपको मैसेज पता नहीं चल पाएगा। जो की जो भेजेंगे ना वो एक्चुअली इनकोडेड होता है स्पिन ऑफ द फोटोन्स में, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है ना कि डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं कर सकते, क्रैक कर सकते हैं। अब इसमें कैसे करते हैं, तो बेसिकली अब इससे रिलेटेड में अगर मेरे को कम से कम 10 मिनट लगेगा आपको समझाने के लिए। अब होता क्या है कि अब ए जैसे ही बी को अगर मैसेज भेजेगा ना, तो ए के पास भी कुछ फिल्टर्स वो यूज़ करता है, बी भी कुछ फिल्टर्स यूज़ करता है। दोनों बता देंगे कि मैंने ये फिल्टर्स यूज़ किया, मैंने ये फिल्टर्स यूज़ किया। जिस केस में कॉमन फिल्टर यूज़ करता है ना, तो वही वो सेलेक्ट कर लेता है और उसी के करस्पॉन्डिंग वो की डिसाइड होता है। और की किसी को पता भी चल जाए ना, तो फोटोन तब तक तो गुजर चुका होगा, और जब तक फोटोन गुजर रहा होगा तब तक कौन फिल्टर्स यूज हो रहे हैं वो पता नहीं होगा किसी बीच में इंटरसेप्टर को। तो एक्चुअली में की नहीं पता चल पाएगा एक टाइम के लिए। लेकिन हाँ, हर मैसेज के लिए आपको नेक्स्ट मैसेज अगर भेजेंगे तो हर बार आपको नया की जनरेट करना होगा। अब एक ही की से आप अगर 10 मैसेज भेज देंगे तो हाँ, एक तो आपका सेफ रहेगा, लेकिन अगला 9वां हैक हो सकता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में भी। लेकिन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में दिक्कत, फायदा क्या होता है कि लेट से ए बी को अगर भेज रहा है ना, अगर बीच में कोई इंटरसेप्ट करेगा ना, तो बी को पता भी चल जाएगा। बीच में ये भी एक प्रोविजन होता है कि बीच में कोई इंटरसेप्ट करेगा ना, तो की चेंज भी हो जाता है और फिर वो वर्क नहीं करने लगता है, ये भी होता है। और एक टाइम तक तो हैक नहीं कर पाता है, अगर हर मैसेज के लिए अलग अलग की आपको भेजना होगा। और अगर लेट से धड़ल्ले से मैसेज भेजोगे सेम की के साथ, तो हाँ, एक बार तो क्रैक नहीं होगा, सेकंड टाइम वो क्रैक हो सकता है, ठीक है। वन टाइम तो अनक्रैकेबल होता है। एक मैसेज के लिए अगर एक की है तो वो अनक्रैकेबल है, क्रैक ही नहीं हो सकता है। और घाटा क्या होता है कि अभी तक जो नॉर्मल सिनेरियो में देखे हैं कि 200 किलोमीटर से दूर तक ना ये क्वांटम कम्युनिकेशन अभी तक सही से इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो की आपका वो फोटोन के स्पिन में होता है, तो कुछ भी अगर नॉइज होती है ना, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, उसके वजह से स्पिन ऑफ द फोटोन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, तो स्टेट चेंज हो जाता है, तो कीज भी चेंज हो जाती है जो एक्चुअली है, और पहुंचेगी तो कुछ और हो जाएगी। तो ये दिक्कत होती है। लगभग समझ गए होंगे तो आपको प्रीलिम्स में लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सवाल आएगा तो आप बना लेंगे। मेंस में इतना डायरेक्टली ये नहीं, केवल आप क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में सवाल नहीं आएगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी में सवाल आएगा, तो उसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम डॉट्स, नैनो टेक्नोलॉजी के जो जो नॉलेज है सब कुछ आपको लिखना होगा, तो समझ में क्या आना चाहिए। हाँ, अब इसमें क्या है कि दो तरह का होता है आपका ब्लॉकचेन, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क और एक होता है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक। दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है वो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है ना, आपकी माइनिंग होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक में आपकी माइनिंग नहीं होती है।
अब प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि माइनिंग में काफ़ी एनर्जी कंजम्पशन होती है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होगा ना, एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी। अब जनरली बिटकॉइन को बोला जाता है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली उतना नहीं है, रीजन बीइंग कि माइनिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। अब उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है ना कि वो एनर्जी आ रही है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो इनफैक्ट उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी तो हो रहा है ब्लॉक चेन के नए ब्लॉक्स को क्रिएट करने के प्रोसेस में, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी इथेरियम ने क्या किया है कि अब प्रूफ ऑफ वर्क से वो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में शिफ्ट कर गया। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग का प्रोसेस होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनिंग का प्रोसेस नहीं होता है। अब मैकेनिज्म कैसे, इसमें माइनिंग होती है, इसमें नहीं होती है। तो इसमें रिवार्ड क्या होता है, अगर आप कोई एक एडिशनल ब्लॉक कैसे बनता है माइनिंग के थ्रू, तो वो आपका रिवार्ड हो गया। लेकिन इस केस में रिवार्ड क्या होता है ना कि जो जिसने भी ब्लॉक क्रिएट करेगा एज पर द एल्गोरिथम, उसको कुछ ट्रांजेक्शन फी मिल जाती है। इसमें नया ब्लॉक क्रिएट होता है माइनिंग के थ्रू, इसमें नया ब्लॉक क्रिएट होगा ना एज पर द एल्गोरिथम दैट हैज बीन सेट बाय 51% ऑफ द स्टेक्स, यूजर स्टेक्स, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर कंप्यूटर बाद बाकी के कंप्यूटर के पावर का 51% से ज़्यादा है, तभी आप एक मैलिशियस ब्लॉक क्रिएट कर पाओगे। इसमें अगर आपका 51% स्टेक है, तभी आप मैलिशियस ब्लॉक को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। इसमें एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है क्योंकि इसमें माइनिंग नहीं होती है, तो ये डिफरेंस है। तो एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए इथेरियम ने ऐसा स्टेप लिया, मर्ज सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म की तरफ शिफ्ट कर गया। अब ब्लॉकचेन होता क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, इसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है कि रिकॉर्ड्स आपका हर ब्लॉक में होता है, और डिसेंट्रलाइज लेजर हो गया आपका क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। जैसे पिछले मैंने बताया ना कैसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है, उसी तरह क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज़ की जाती है। उसके अलावा नॉन फंजिबल टोकन एक न्यूज़ में था। नॉन फंजिबल क्या होगा, नॉन फंजिबल मतलब डेट कैन नॉट बी एक्सचेंज। टोकन है कोई डिजिटल ऑब्जेक्ट है, हो सकता है किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग हो सकती है, ठीक है। अब उसको बेचेंगे तो हाँ, इससे रिलेटेड ब्लॉकचेन बनेगा, ठीक है, लेकिन वो नॉन फंजिबल टोकन होगा। बिटकॉइन जो होता है ना वो फंजिबल टोकन है, क्योंकि दैट कैन बी एक्सचेंज्ड। जैसे अब एक 10 रुपए का नोट और दूसरे 10 रुपए का नोट एक्सचेंज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों की इक्वल वैल्यू है ना। दो बिटकॉइन भी एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन दो नॉन फंजिबल टोकन को एक्सचेंज नहीं कर सकते, दोनों की इक्वल वैल्यू नहीं होगी। दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज, दैट नॉन फंजिबल टोकन डू नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी और फंजिबिलिटी। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम नाम से क्लियर है। अब ये सब एयरपोर्ट्स वगैरह में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, AR का भी VR का भी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि रियल वर्ल्ड भी होता है, उसमें कुछ मिक्सचर भी होता है। वर्चुअल रियलिटी में टोटली वर्चुअल वर्ल्ड होता है, इसमें वेरिएबल्स यूज़ होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब AR से रिलेटेड पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में वाराणसी में खुला था। अभी क्या है कि मेटा और मिएटी दोनों मिलकर कुछ स्टार्टअप्स को प्रमोट करने से रिलेटेड इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ मेडिसिन में हो सकता है, गेमिंग में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन में हो सकता है। हर टेक्नोलॉजी का यूज़ ना वही होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, एग्रीकल्चर में होगा, आपका दूसरे टेक्नोलॉजी के ग्रोथ वगैरह में हो जाएगा, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में हो जाएगा, आप देखेंगे फिर गवर्नेंस वगैरह में यूज़ हो सकता है, हेल्थ मेडिसिन वगैरह में हो जाता है। तो यही एग्रीकल्चर, यही सब कॉमन आपका यूजेस होता है जो आपको दिमाग में रखना है। तो ठीक है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हर चीज़ का, चाहे वो AI हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, लगभग मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का ऐसा ही यूज़ होता है। तो कोई बड़ी बात, या बिग डेटा हो, सबका वही यूज़ होना है। तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या डेफिनेशन है, क्या टेक्नोलॉजी का क्या है, क्या उसका कुछ इंट्रो आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। RFID है, तो RFID भी और QR भी और NFT भी सब नियर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नियर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है। तो अब चीज़ क्या है कि NFC जो वर्क जो करता है ना, या तो टच करना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट, नहीं तो कुछ सेंटीमीटर से दूर होना चाहिए। 1 मीटर भी दूर हो तो नहीं काम करेगा। QR कोड जो होना चाहिए, जो आइडियल स्कैनिंग साइज टू डिस्टेंस रेशियो 1:10 है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट में होना जरूरी है, रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं हो सकती। RFID में रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है, लाइन ऑफ साइट में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब ये कौन कौन एक्चुअली नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, ये 3 ऑप्शन था, आंसर ऑल ऑफ द अबव था। ये शायद 2022 में UPSC ने पूछा है ये सवाल। इंडिया स्टैक में क्या कि एक्चुअली वो कलेक्शन ऑफ APIs है, किस किस का, आधार का, UPI का, कोविन का, डिजिलॉकर का, आरोग्य सेतु का, ई-संजीवनी का, उमंग का, दीक्षा का, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन
फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, इससे इंडिया बाहर है, बस ये चीज़ आपका दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। टू अफ्रीका पर्ल्स, ये एक्चुअली क्या है कि अंडर सी केबल्स वगैरह बना रहे हैं इंटरनेट से रिलेटेड, मेटा बना रहा है भारती एयरटेल से मिलके। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं, फेज मॉड्यूलेशन में फेज को मॉड्यूलेट करते हैं। एम्बेडेड सिम जो होता है ना, वो एक्चुअली मोबाइल में ही ऑलरेडी आता है, एम्बेडेड होता है। तो अगर लेट से फ़ोन, अब ये क्या, मान लीजिए आपका फ़ोन ऑफ हो गया तो आप अपना सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में लगा सकते हो, लेकिन एम्बेडेड सिम को नहीं निकाल पाओगे। फ़ोन आपका खो गया तो एम्बेडेड सिम भी समझ लो आपका खो गया। तो ये सब दिक्कत होती है एम्बेडेड सिम में, लेकिन फ़ायदा क्या है कि कन्वीनियंस होता है, आपको काटना लगाना ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी पहले से एम्बेडेड होता है, कन्वीनियंस हो गया। और सिक्योरिटी वो भी हो गया, आपका फ़ोन खो गया ना तो आपका फ़ोन ब्लॉक्ड है ना, लॉक है ना, तो आपको एम्बेडेड सिम भी यूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन लेट से आपका अगर नॉर्मल फ़ोन खो गया है जिसमें नॉर्मल सिम है, तो उसके इसमें क्या होगा कि भले आप फ़ोन लॉक कर दिए लेकिन आपका सिम निकाल के यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अब ये सब टर्म्स के आप देख लीजिएगा, कोई बड़े ऐसा नहीं है सच। ब्लू बगिंग क्या होता है कि आप किसी का ब्लूटूथ आपका ऑन है तो उसी के ब्लूटूथ के थ्रू आप उस डिवाइस में घुस के धूम मचा रहे हैं, मतलब कुछ हैकिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। बाद बाकी सच यहाँ पे। ठीक है। परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर, परम तो सुपर कंप्यूटर, पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम शिवाय, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अभी तक 15 सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं परम लाइन में। ठीक है ना। उसका नेक्स्ट है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपका ये मॉम मार्स मिशन था। अब ये PSLV C-25 के थ्रू भेजा गया था, 850 kg का था। इंडिया 4th कंट्री आफ्टर रसिया, US एंड EU। और जो इसको